ठीक ठीक, चलो लिखो तो ऑर्थो सेंटर पर 2 लाइन लिखिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसको बोलेंगे? ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल है एबीसी और ए से बीसी पे हाइट डाल दो, ठीक है, बी से इधर डाल लो ऊंचाई और सी से इस साइड डाल दो। जो ये ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और उसको हम एच बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अभी फिलहाल नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब तुम लोगों के लिए पहली बार पढ़ रहे हो ऑर्थो सेंटर को निकालना। अब देखो ऑर्थो सेंटर निकालने का कई तरीका है। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़ लेंगे, जैसे ये x1 y1 है, ये b है तुमको x2 y2 और c है तुमको x3 y3, ठीक है। अब हमको अगर बोला जाए कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो, तो जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, अगला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, ये जो सेंटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ लेते हैं तो इस ऑर्थो सेंटर को निकालने का दूसरा भी तरीका है। हम लोग क्या करेंगे उस समय कि जब हमको इस ऑर्थो सेंटर को निकालना होगा तो हम इस साइड का इक्वेशन लिख लेंगे। जैसे किसी भी ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो इस साइड का इक्वेशन लिख लेंगे। अब इक्वेशन लिखने का तरीका बताएंगे, फिर हम इस साइड का भी इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक, समझ रहे ना बात क्या बोल रहे हैं। और इससे ये जब ये तीनों साइड का इक्वेशन, तीनों जो ऑल्टीट्यूड है इसका अगर तुम इक्वेशन लिख लोगे तो इंटरसेक्ट कराओगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा। समझ रहे हैं? अगर हम लाइन को लिख पाए, ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड है इसको अगर हम लिख लेंगे, लिखने के लिए जब सीखेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन की मदद से इक्वेशन लिखने जब सीख लेंगे तब ये तीनों का इक्वेशन लिख करके और तीनों को सॉल्व कर दो। इनफैक्ट 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑर्थो सेंटर। कोई 2 लाइन अगर तुमको दे दे, हम x + y = 2 या 2x - y = 4, ये 2 लाइन लिख देता है, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, मतलब सॉल्व होकर के x y आया ना, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो अगर हम ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख पाएंगे आगे चल के और फिर उनको सॉल्व कर देंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आ जाएगा। लेकिन वो आगे स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद, अभी तो तुमको नहीं आता है स्ट्रेट लाइन लिखना, तो अभी हम लोग दूसरे मेथड से निकालेंगे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो एच है ऑर्थो सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। थोड़ा सा फिर से बड़ा बनाते हैं, देखो वेक्टर तो थोड़ा सा पढ़े तुम लोग फिजिक्स में। ये ए है x1 y1, ये बी है x2 y2 और ये सी है x3 y3। हमको निकालना क्या है? ये ऑर्थो सेंटर। ये हाइट है, इधर भी हाइट ले लेते हैं हम, 2 ही लेते हैं, तीसरा भी है यहाँ पे, ठीक है, ये भी है। मान लो कि ये जो h है ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट वो अल्फा बीटा है, मान लेते हैं, ठीक। अब अगर तुमको हम बोले कि 2 पॉइंट तुम्हारे पास है, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट है, हम यहाँ पे खड़े हैं पहले 1 1 पे और थोड़ी देर बाद हम चले आए 2 3 पे, ठीक है। तो अगर तुम वेक्टर बनाओ, ये ए और बी को मिलाने वाला जो वेक्टर है, अगर उसको हम तुमसे पूछें ये ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो आता है आपको। ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, ऐसे पूछ रहा है। ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, पढ़े है ना। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का -2 पहले हम थे 1 पे एक्स में, फिर चले गए 2 पे, कितना चले 2 - 1। ये 2 - 1 जो है वो किस डायरेक्शन में चले? एक्स एक्स डायरेक्शन को आई कैप से शो करता है, ठीक है, प्लस फिर y में 3 और 1 है तो 3 - 1 j। ये अपना वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। एक अगर तीसरा भी कोऑर्डिनेट रहता k वाला z एक्सिस में तो वो भी लिख देते हैं। समझ लिखते वेक्टर कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब x वाले को x वाले में माइनस करेंगे, उसके साथ आई कैप क्या शो करता है? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, ये शो कर रहा है, ठीक है। फिर y वाले को माइनस कर दो, उसके साथ j कैप लगा दो, तो यानी कि j y डायरेक्शन में चल रहा है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है, अगर हम BC को मिला के एक वेक्टर बनाए, ठीक है, और AH को मिला के एक वेक्टर बनाए, तो BC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AH वेक्टर। इसमें दिक्कत है क्योंकि ये हाइट है ना AH इन द सेंस, अब यही मत बोलना कि यहाँ आके सर रुक जाना है, AH आगे भी तो जाना, ठीक है। तो ये जो BC वेक्टर बनेगा और AH वेक्टर को अगर हम देखेंगे तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि BC इज परपेंडिकुलर टू AH, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, अब तुम पढ़े होंगे कि इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर A और B परपेंडिकुलर आपस में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। A डॉट B इज इक्वल टू जीरो। कई लोगों को मान लो नहीं आ रहा, नहीं पढ़े, किसको इसको नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, तुमको नहीं आ रहा, सही बताओ। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का, अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखें A डॉट B, तो A डॉट B होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल हो, ये है A वेक्टर, इधर जा रहा B वेक्टर, बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? A B कॉस थीटा, कॉस और बीच का एंगल लगा दो, ठीक है। तो अगर बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, A इधर और B इधर, ये A है और B इधर, तो बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 यहाँ रखोगे क्या होगा? पूरा जीरो कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। और जब डॉट, पहले हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट ही बता रहे हैं, उसको निकालते हैं क्योंकि कई लोग नहीं जानते हैं, बोलते हैं नहीं, ठीक है। जैसे देखो I डॉट I अगर करोगे, ठीक है, तो I डॉट I क्या हो जाएगा? I का मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि I एक यूनिट वेक्टर है, I कैप, ठीक है। फिर दूसरा वाला I है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ठीक है। और cos, क्योंकि दोनों I, तो दोनों एक ही डायरेक्शन हो गया ना, दोनों के बीच का एंगल जीरो, cos जीरो, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1, मतलब सेम में अगर डॉट होगा तो 1, और डिफरेंट में अगर करोगे I डॉट J अगर करोगे तो जीरो, क्योंकि I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1 और बीच का एंगल 90, एक I में एक J में, तो cos 90 क्या लिखोगे? जीरो। तो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो। सेम अभी तुम बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम होगा 1 तारीख से, ठीक है, उसमें देखना यही सब पूछता है, I डॉट I क्या होता है, I डॉट J क्या होता है, एकदम सिंपल, तब भी बच्चा लोग बोलते रहता है कि नहीं आता है, ठीक है, एकदम उससे सिंपल कोई चीज ही नहीं हो सकता। I डॉट I होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं, ठीक है, मैं देखिए ये A है, I प्लस 2J मान लो लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि A एक वेक्टर है जो x डायरेक्शन में कितना चला? 1 I, और y डायरेक्शन कितना चला? 2 चला, तो इसलिए 2J लिखा हुआ है। और B एक वेक्टर है जिसमें लिखा हुआ है 2I प्लस 3J, तो B भी इसी तरीके से चला। अगर कोई हमसे पूछे A डॉट B निकालो, तो जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच निकालते हैं तो I वाले को I से डॉट कर दो, J वाले को J से। ऐसे सिंपल वे में बात करें तो ये जो पहला I है ये दोनों से डॉट होगा, लेकिन जब इससे डॉट होगा तो जीरो ही होगा, इसलिए सामने इंटू कर दो, तो I डॉट I 1 होता है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट पे, यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, सामने को कितना हो जाएगा? समझ रहे बात को? तो ये डॉट प्रोडक्ट तुमको थोड़ा सा पढ़ाई दी है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमको निकालना तो ऑर्थो सेंटर था, तो ऑर्थो सेंटर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले ये BC वेक्टर लिख लो। यहाँ पे अगर हम बात करें BC वेक्टर का, तो BC वेक्टर कैसे हो जाएगा? x3 माइनस x2, तो x3 माइनस x2 I, कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों x को घटा दो और I कैप लगा दो, फिर y3 माइनस y2 j कैप, ये हो गया तुमको BC वेक्टर। अब तुम अगर AH वेक्टर को लिखोगे तो AH वेक्टर तो अल्फा माइनस x1, कोई दिक्कत? I बीटा माइनस y1j, ये हो गया तुम। और हमको क्या मालूम है कि ये जो दोनों वेक्टर है BC और AH दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये BC और AH जो है, यहां पे हम क्या बोलेंगे
कि BC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AH। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। इसलिए BC डॉट, ध्यान से समझ लो, AH इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो जब दो वेक्टर को डॉट करते हैं तो सिंपल x वाले को इंटू कर देना है और y वाले को, क्रॉस तो होगा नहीं, मतलब i वाला j से होता नहीं है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो i वाले को i से, j वाले को j से डॉट कर दो सीधा सीधा। तो इन दोनों को डॉट करना है तो x3 माइनस x2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस x प्लस फिर y3 माइनस y2, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटू बीटा माइनस y1 इज इक्वल टू 0 होगा नहीं। अब ये यहां से तुमको क्या मिलेगा? क्योंकि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स है ट्रायंगल का, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तो गिवन रहेगा ऑलरेडी, हमको निकालना क्या है? अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन में क्या अननोन दिख रहा है? अल्फा बीटा। ये जो x3 x2 x1 y3 y2 y1 है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? अल्फा बीटा का एक इक्वेशन आएगा। अगर हमको दो वेरिएबल निकालना है तो कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन। अगर 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे 10th क्लास में तो कितना इक्वेशन दिया रहता था? 2 इक्वेशन दिया रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अल्फा बीटा दोनों निकालना है, तो ये एक इक्वेशन तुम मान लो। इसी तरीके से दूसरे तरफ भी ऐसा ही सिस्टम चालू कर दो, तुमको वहां से दूसरा, मतलब इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बात करें हम थोड़ा सा, तो इस वेक्टर की अगर बात करो, मतलब इसको ले लो तुम AC वेक्टर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू, AC वेक्टर किसके परपेंडिकुलर में है? BH, तो BH के परपेंडिकुलर में है, इसलिए क्या बोलोगे? AC डॉट BH इज इक्वल टू 0। अब AC वेक्टर हम लिखे नहीं है वहां पे, यहीं से लिख लेते हैं। ये AC वेक्टर अगर लिखना है कैसे लिखोगे? x3 माइनस x1, ठीक है, x3 माइनस x1 i प्लस y3 माइनस y1 j। ये हो गया तुमको कौन सा वेक्टर? AC। और इसी को डॉट कर दो तुम किससे? इधर वाले से, अल्फा माइनस x2 नहीं, i प्लस बीटा माइनस y2 j। ये हो गया तुमको दो वेक्टर, और इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0, होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों वेक्टर का डॉट कैसे लिखोगे? i वाले को i के साथ, तो ये x3 माइनस x1 इंटू उधर वाला पहला ले लो, अल्फा माइनस x2, ठीक है, प्लस ये y3 माइनस y1 इंटू बीटा माइनस y2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा इक्वेशन दे देगा अल्फा बीटा, एंड फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल जाएगा? ऑर्थो सेंटर क्लियरली नहीं निकल जाएगा। अगर हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तुमको अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल आ ही जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ठीक है, क्या निकल जाएगा? H, अल्फा बीटा हो जाएगा, तो वही होगा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट, सिंपल, ठीक है। बंद करो।